दोस्तों, आज से हमारा एक नया चैनल शुरू हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट। आपने हमारे पुराने चैनल ऑनलाइन कमाई को तो बहुत सारा अपना प्यार दिया। अपेक्षा करते हैं कि इस नए चैनल को भी आप अपना पूरा प्यार देंगे। तो सबसे पहले तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी है। आप उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। यानी इस चैनल पे जो आपने नहीं देखा, यानी आप समझ सकते हो, कुछ ऐसे स्टॉक वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो अभी तक दौड़े नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक ही वहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ शेयर होल्डर की यहाँ पे फरमाइश के हिसाब से भी कुछ ऐसे स्टॉक को हम एनालिस करने वाले हैं। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें, स्टॉक के अंदर आज शानदार शुरुआत तो हुई है, लेकिन बाजार में है भयंकर गिरावट। और इस गिरावट के पीछे क्या वजह, उसको समझेंगे। और क्या इस समय में IRFC में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी करनी चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इसमें 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 67,012 के स्तर पे, जहाँ पे 584 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी 0.86% बाजार गिरा है। और आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत ही बिल्कुल निगेटिव हुई थी और लगातार बाजार में माहौल निगेटिव बना हुआ है। कुछ बाजार ने थोड़े से रिकवरी की संभावना बनाई थी, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। 600 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट है। और BSE फाइनेंशियल में देखें तो इससे भी भारी गिरावट है। 9,761 के स्तर पे करीब 101 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.03% की गिरावट है BSE फाइनेंशियल सर्विस में। तो बाजार के मुकाबले भी आज फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा दबाव में। अब यहाँ पे जो गिरावट का माहौल बना है, इसके पीछे इंटरनेशनल रीज़न है। अब देखिए, ग्लोबल मार्केट में देखें तो सिग्नल काफ़ी वीक निकल कर आए थे और उस US बाजार का एशियन मार्केट के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखें तो कि जो ग्लोबल रीजन बने हुए, अब सेंट्रल बैंक की तरफ से जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े कैसे रहेंगे, फेड की मीटिंग होने जा रही है, फेड मीटिंग में क्या फैसला होगा। और इसी वजह से बहुत सारे रीज़न है इस समय बाजार के लिए निगेटिव बने हुए। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखें तो यहाँ पे सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि इस समय बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, क्योंकि कुछ रीज़न ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि बाजार आने वाले समय कुछ निगेटिव रिएक्ट करेगा और इस वजह से लोग इस समय अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा रीज़न बन रहा है, भारत और कनाडा के बीच में देखें तो अभी एक तरह से माहौल ख़राब हुआ है। देख सकते हो कि इंडिया और देख सकते हो कि कनाडा के बीच में बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। कनाडा पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट फंड है, उनका करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। और देख सकते हो कि बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है इंडिया की 30 कंपनियों के अंदर कनाडा का। और ऐसे में जब ये एक तरह से देखें तो इस मामले ने यहाँ पे तूल पकड़ा है। और इस वजह से अगर आप देखें तो एडवाइजरी भी जारी की है वहाँ पे कनाडा की तरफ से कि आप इंडिया में जाते समय ध्यान रखें कि मणिपुर, असम में न जाए, जम्मू कश्मीर में जाए, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। इसने पूरा माहौल बिगाड़ा और इस वजह से देखें तो बाजार में गिरावट का माहौल बना है कि अगर कनाडा के पेंशन फंड अपना इन्वेस्टमेंट निकालते तो काफ़ी बड़ा निवेश है, करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर का, उसका असर निगेटिव हो सकता है और इस वजह से लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। अब अगर हम IRFC की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी शुरुआत तो थोड़ी निगेटिव है, लेकिन उसके बाद रिकवरी शुरू हुई है। आप देख दो कि 76 पर शुरुआत हुई, जबकि क्लोजिंग 76.60 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 79.45 का जबरदस्त हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो 74 का है। तो गिरावट के बाद इसने रिकवरी दिखाई। अभी इस समय 78.05 के आसपास स्टॉक है, 1.89% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो गिरते बाजार में भी ये तेजी इस बात का सबूत है कि IRFC के अंदर लोग इस समय इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें। और क्यों ना करें, स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है। रेलवे को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। IRFC का स्टॉक जो IPO के बाद से ही लोगों को रुला रहा था, IPO डिस्काउंट में लिस्ट हुआ और पिछले साल 1.5 साल तक उसमें कोई प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन अब पिछले 1 साल में स्टॉक ने 260% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। 33 के आसपास जो स्टॉक था वो 78 के आसपास है, लेकिन ये 92 तक भी जाके है। तो ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है और इस वजह से अब दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक अब दौड़ने को यहाँ पे तैयार है। सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 192% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो 26 के आसपास स्टॉक था वो 78 के आसपास है। और बहुत बेहतर रिटर्न के बाद में यहाँ पे लोग इस समय खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देख सकते हो कि 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी।
और इसका देखो कि परसों 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज सुबह सुबह ही लगभग 10 बजे के आसपास 5 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में उछाल देखने को मिला और जिस तरह से ये खरीदारी बढ़ रही है, बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी करें निचले लेवल से। अब इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक इंटरनेशनल एनालिसिस जो हुआ है उसके हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर एक अलग से कोल कॉरिडोर बनना चाहिए रेलवे का, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, कोल डिमांड को पूरा करना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि जो अभी इस समय जो रेलवे के ट्रैक है वहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, बहुत सारी ट्रेनें चलती है। ऐसे में जो कोल है वो समय पे पहुँच नहीं पाता है क्योंकि उनको साइड में रोक दिया जाता है, पहले जो सवारी गाड़ियाँ उनको आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में ये समय पे और प्लांट के ऊपर पहुंच नहीं पाता कोल। तो इसी को लेकर ये जो इंटरनल एनालिसिस हुआ इसमें कहा गया है कि एक कोल कॉरिडोर बनाया जाए, यानी आने वाले समय में जितनी कोल माइंस है वहाँ से अलग से ट्रैक बिछाया जाए सीधे पावर प्लांट के लिए। और ये बहुत बड़ा डिसीजन अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे नए ट्रैक बिछाए जाएंगे, बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से सजेशन दिया गया है कि एक कोल कॉरिडोर बनाना चाहिए जिससे आने वाले समय में जो कोल की आपूर्ति समय पर पूरी हो पाए और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आगे जाके बढ़ने वाला है उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है, सरकार ने भी बहुत सारे ऐलान किए, आने वाले समय बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे जो एनालिसिस किया गया है कि आने वाले समय में करीब 2030 तक 3000 बिलियन यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इसको पूरा करने के लिए आप देखें तो बहुत ज़्यादा उस समय कोल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो 3000 बिलियन यूनिट की मतलब जो पॉपुलेशन होगी वो 1.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसीलिए ज़रूरी है कि करीब 1850 मिलियन टन्स कोल की ज़रूरत पड़ेगी थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो सरकार इस समय देखे तो जितने भी हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी कोशिश कर रही है कि उसके माध्यम से भी बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो सोलर पावर है वो जिस समय धूप होगी तभी उससे बिजली बन पाएगी, वरना बिजली नहीं बनेगी, नाइट में बिजली नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर विंड एनर्जी है तो उसके लिए हवा बहुत ज़्यादा चाहिए तभी विंड चलेंगे और बिजली बन पाएगी, और इसीलिए इस समय जो सबसे बड़ा मुख्य जरिया है वो थर्मल पावर प्लांट है। इसीलिए कोल की डिमांड तो बढ़ती जाएगी और उसको पूरा करने के लिए अलग से कॉरिडोर बनना चाहिए। तो रेलवे कॉरिडोर की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कोल जोन देखे तो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट रीजन में है, तो वहाँ पे अलग से कॉरिडोर बनाने की संभावना बनने लगी है। तो ये जो नई रिपोर्ट निकल रही है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेट जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में लेके उसको बनाना चाहिए। तो इस समय इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो इस समय थर्मल एनर्जी और कोल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेड है और इसीलिए ये एक रिपोर्ट है कि जल्द से जल्द ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट जो काफ़ी समय से लटक रहे हैं, करीब 76 जो ट्रैक है ऐसे जो बनाने हैं संबलपुर टीटागढ़ के बीच में, और ऐसे उसमें जो कॉस्ट है उसके 2300 करोड़ के आसपास है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा डिसाइड हुए लेकिन अभी तक ये कंप्लीट हो नहीं पाए। संबलपुर तालचेर का जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा देखें तो झांसी रूट पे एक 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अलावा 4000 करोड़ का पुणे मिराज प्रोजेक्ट है। तो ये 2015-16 से और काफ़ी समय से प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू नहीं हो पाए और इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट अब करना चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसे में IRFC कमाल कर सकता है, इस स्टॉक के लिए प्रचुर संभावना है। तो अगर ये नया कोल कॉरिडोर बन जाता है तो आप समझ सकते हो इसके लिए नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे, इससे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और IRFC उसको पूरा कर सकती है। इसके अलावा देखो तो मार्केट एक्सपर्ट संजीव वसीन की तरफ से भी डिफेंस और रेलवे के शेयरों में 3 से 5 साल का नजरिया लेकर निवेश की सलाह दी है। उनके हिसाब से पिछले 10 साल में स्टॉक नहीं दौड़े, आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त दौड़ेंगे और आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि IRFC में निवेश करें, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते तो थोड़ा वेट करें। बाजार में इस समय माहौल थोड़ा सा गिरावट का बना हुआ है, बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद में ही नई खरीदारी के बारे में सोचें। तो आपने अभी अगर हमारे नए चैनल ऑनलाइन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है और कम्युनिटी पोस्ट में भी ऑलरेडी उसके ऊपर हमने जानकारी दी हुई है, आप बिल्कुल जाके उसको सब्सक्राइब अभी का भी कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।